और अब खबर दुबई में हुए COP28 समिट की, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने ऋषि सुनक, मेलोनी और दूसरे वर्ल्ड लीडर से मुलाकात की है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात की और जलवायु उद्देश्यों को हासिल करने के लिए भारत की तरफ से की गई पहल और प्रगति पर चर्चा की। बैठक के दौरान पीएम मोदी ने भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान गुटेरेस की मदद के लिए उनका आभार भी जताया। साथ ही दोनों ने क्लाइमेट एक्शन, टेक्नोलॉजी और संयुक्त राष्ट्र समेत बहुपक्षीय शासन और वित्तीय संस्थानों में सुधारों से संबंधित ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं और चिंताओं पर विचार विमर्श किए। पीएम मोदी ने ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन, कतर के अमीर से मुलाकात भी की। इसके अलावा इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी से भी पीएम मोदी ने मुलाकात की। दोनों नेताओं ने एक दूसरे को अच्छा दोस्त बताया। साथ ही पीएम मोदी ने दुबई में COP28 जलवायु शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। पीएम ने 2028 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन या COP33 की मेजबानी भारत में करने का प्रस्ताव रखा और लोगों की भागीदारी के माध्यम से कार्बन सिंक बनाने पर केंद्रित ग्रीन क्रेडिट पहल की शुरुआत की। तो देखिए, दुबई में प्रधानमंत्री मोदी ने इजरायल के राष्ट्रपति से भी मुलाकात की। पीएम मोदी ने इजरायल हमास जंग पर चर्चा की और साथ ही आतंकी हमले की निंदा की है। वहीं दूसरी तरफ सीजफायर खत्म होने के बाद एक बार फिर से इजरायल ने गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इजरायल और हमास के बीच जंग जारी है। इस बीच पीएम मोदी ने इजरायल के राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग से दुबई में मुलाकात की। इस दौरान पीएम मोदी ने 7 अक्टूबर के आतंकी हमलों में लोगों की मौत पर संवेदना व्यक्त की और बंधकों की रिहाई का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक पीएम मोदी ने प्रभावित लोगों तक मानवीय सहायता लगातार और सुरक्षित तरीके से पहुंचाने की जरूरत दोहराई। पीएम मोदी और हर्जोग ने इलाके में जारी इजरायल हमास संघर्ष पर एक दूसरे से चर्चा की। देर रात पीएम मोदी स्वदेश लौट आए। वहीं दूसरी तरफ हमास के खिलाफ सीजफायर खत्म होने के बाद इजरायली सेना फिर से एक्शन में है। इजरायल ने एक बार फिर से हमास के खिलाफ शुक्रवार को पूरी ताकत से युद्ध शुरू कर दिया। युद्ध विराम खत्म होने के साथ ही गाजा पट्टी भीषण युद्ध छेड़ दिया है। इजरायल ने गाजा शहर और एनक्लेव के दक्षिणी हिस्सों में नागरिकों से अपील करते हुए पर्चे गिराए। नागरिकों से कहा गया है कि वो लड़ाई से बचने के लिए अपने घर बार छोड़ दें, जिसकी वजह से फिलिस्तीनियों की चिंता बढ़ी हुई है। हमास और इजरायल के बीच जैसे ही 7 दिनों का युद्ध विराम खत्म हुआ, इजरायल ने हमास और हिजबुल्लाह पर फिर बमबारी शुरू कर दी है। 1 मिनट में पूरी खबर देखिए। इजरायल 7 दिन के युद्ध विराम के बाद हमास से लेकर हिजबुल्लाह तक के ठिकानों पर जमकर बम बरसा रहा है। इजरायल ने रात भर गाजा में रॉकेट दागे। इस बमबारी में करीब 200 लोगों के मारे जाने की खबर है। मरने वालों में हमास और हिजबुल्लाह के आतंकी शामिल हैं। गाजा के साथ साथ हिजबुल्लाह भी इजरायल के निशाने पर है। IDF ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लड़ाकू जेट, लड़ाकू हेलीकॉप्टर से हमले किए। इन हमलों में 3 लोगों की मौत हो गई। इजरायल ने साफ किया है कि हिजबुल्लाह की तरफ से इजरायल पर हमला किया गया था, जिसके जवाब में इजरायल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर कार्रवाई की है। वहीं अमेरिका ने भी हमास पर युद्ध विराम की शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगाया। Let's be clear about this. It's because of Hamas that this pause ended. That they were just simply failed to produce a list of hostages that could help enable that pause from extending. So the onus is on Hamas. If Hamas truly, as they claim to do, care about Palestinians, they'll do what they can to come up with a list of hostages that can be exchanged so that aid can continue to flow. तो हमास और इजरायल के बीच युद्ध को लेकर अब अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक बड़ा खुलासा किया है। क्या है ये खुलासा, देखिए 1 मिनट में। इजरायल पर 7 अक्टूबर को हुए हमास के हमले को लेकर अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि इजरायल को 1 साल पहले ही पता चल गया था कि हमास उस पर हमला करने वाला है, लेकिन इजरायल के अधिकारियों ने इस जानकारी को नजरअंदाज कर दिया, जिसकी वजह से 1200 इजरायली लोगों की जान गई। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इजरायल को हमास के हमले का पूरा ब्लूप्रिंट 1 साल पहले ही मिल गया था। इजरायल को ये जानकारी 40 पेज के दस्तावेजों और ईमेल के जरिए मिली थी। इजरायल ने इन दस्तावेजों को जेरिको वॉल का कोड नेम दिया था, जिसमें हमास के इजरायल पर हमले की प्लानिंग की स्ट्रेटेजी लिखी हुई थी। इन दस्तावेजों में इजरायली सेना को लेकर भी अहम जानकारियां थी।
इन दस्तावेजों में जैसा जिक्र था, हमास ने ठीक वैसे ही इजराइल पर हमले किए। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इजराइल के अधिकारियों ने इन जानकारियों को हल्के में लेते हुए अनदेखा कर दिया। उन्हें लगा था कि हमास के पास इतनी ताकत नहीं कि वो इजराइल पर हमला कर सकें। हालांकि इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ये दस्तावेज देखे थे या नहीं, इसकी कोई जानकारी नहीं है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन लगातार आक्रामक होता जा रहा है। ऐसे में नेवी चीफ एडमिरल आर हरिकुमार ने ड्रैगन को कंट्रोल करने का अब नया फॉर्मूला बताया है। क्या है पूरी खबर, देखिए 1 मिनट में। नौसेना दिवस से पहले दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार ने हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की गतिविधियों का जिक्र करते हुए कहा कि भारत चीनी गतिविधियों पर बारीकी से नजर रख रहा है। We keep an eye on what all is happening there. We try to keep the extra-regional forces which are present in the region under surveillance, and we would like to know what are their activities, what are they engaged in, and what are their intentions, and so on. So that is why we deploy our assets, the surveillance assets, and our ships, submarines, aircraft, UAVs, etc. नौसेना प्रमुख ने कहा कि हमारा काम समुद्री क्षेत्र में भारत के हितों की रक्षा करना है और भारतीय नौसेना बखूबी अपनी जिम्मेदारी को निभा रही है। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार ने चीन के साथ साथ कतर के साथ भारत के संबंधों पर भी बात की। उन्होंने कहा कि कतर में जो भारतीय फंसे हैं, उन्हें लाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं।